हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की देख सकते हैं कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपको जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके कराए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी हिंदी साहित्य की भी आपकी क्लास है, यानी जो आपके एलटी ग्रेड में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी क्लास है। आपकी मॉडल पेपर साथ में थ्योरी आपकी कराई जा रही है। तो आपको यहाँ पर डेली जुड़ना है। अगर जीके पढ़ना है तो आपको सुबह 11 बजे आपको जुड़ना है, और अगर आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ना है तो रात को 9:30 बजे आपको जुड़ना है, जो कि एक मॉडल पेपर आपका होता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और सुपर फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से वीडियो आप देखते चलिएगा, है ना। आपके पास ये समझ के चलते हैं कि 1 माह का समय है, और 1 माह में अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं तो आपको जीके में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से भी आपके नंबर जब आपके ऐड होंगे ना, तो इसलिए क्या है ना, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। 1 को ऑप्शन देना है। 1 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यानी आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। 1 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2008 में। याद रखना 2008 में की गई थी। और इस योजना को जारी करने का उद्देश्य क्या था, ताकि जलवायु परिवर्तन के जो बढ़ रहा है दुष्प्रभाव उसको कम किया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका है इनमें से कौन है। तो यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सागरी, यानी जो आपके महासागर होते हैं ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि हरित ग्रह प्रभाव इनमें से क्या है। चलिए, हरित ग्रह प्रभाव जो आपका है इनमें से आपका है क्या। तो हरित ग्रह प्रभाव में क्या होता है कि जो वैश्विक तापमान में है उसमें वृद्धि होती जाती है, जिस कारण से बिना मौसम की खेती के लिए कृत्रिम हरित का प्रकार देखने को मिलता है ना। असमय आपके मौसम हो जाते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक ताप में जो वृद्धि हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस समय आप देखते होंगे कि आपकी जो सर्दी है वो सर्दी अब आपकी 4 माह होती नहीं है, 1 माह ही आपकी होती है। बारिश भी आपकी कभी इस समय कभी उस समय होती है। ये सब कारण मतलब होता है हरित ग्रह प्रभाव से होता है। जो आप लोग कार्बन का उत्सर्जन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, उन सब का लक्षण आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। यानी प्राकृतिक गैस में जो आपका होता है क्या क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन आपकी होती है। क्या होती है, प्राकृतिक गैस में जो होता है वो मीथेन गैस होती है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, इसमें मुख्य रूप से जो होती है वो मीथेन ही आपकी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। यानी देखा जाए जो पशुओं को एक दवा दी जाती थी दर्द निवारक गोली, और यहाँ पर देखा जाए जैसे पशु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद उनको फेंक आते हैं, तो उनको क्या खाते थे, गिद्ध खाते थे। और जब गिद्ध खाते थे तो वो दवा उन पर इफेक्ट डालती थी, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए जो गिद्ध थे वो आपके लगभग विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। ये दवा जो आपकी है कौन सी है, तो इस दवा का नाम है यहाँ पर डिक्लोफेनिक। क्या नाम है, यहाँ पर देखा जाए डिक्लोफेनिक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए जो दर्द निवारक के रूप में होता है, ठीक है ना। यानी जब इस दवा का उपयोग के दौरान पशु मर जाता है तो उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण आपका नहीं उत्पन्न करता है। यानी इनमें से देखा जाए जो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं पहुंचाता है वो आपका कौन है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला। लेकिन जो आपका दिया गया सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से किसकी ऊर्जा अधिकतम आपकी होती है। यानी विद्युत चुम्बकों में देखा जाए जो विकिरण ऊर्जा होती है उनमें सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वो आपकी किस में होती है, 7 नंबर आपसे पूछा गया है।
तो 7 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक्स किरणों की जो आपकी होती है, क्या होती है सर, यहाँ पर एक्स किरणों की जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। याद रखना, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अगर क्रम पूछ लेता है तो सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी, है ना, एक्स किरणें, गामा किरणें, है ना। इस प्रकार से देखा जाए तो अधिकतम आपके एक्स किरणों में आपको आना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, जहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का कोर्स बनाया गया है। और हिंदी कोर्स में यहाँ पर आपको फुल आपके नोट्स प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होंगे, साथ में कवि रचनाएं होंगे। लगभग 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको ऐड की गई है। आप चाहे यूपी टेट का पेपर दीजिए, सी टेट का दीजिए, केवीएस का दीजिए, या अदर कोई भी एग्जाम आपका है, 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज इसी में है ना। साथ में क्लास नोट्स जो आपकी पढ़ाई जाती है हिंदी, और ये जो जीके पढ़ा रहे हैं ये भी क्लास नोट्स में ही आपको मिल जाएगी। साथ में पीवाई की क्वेश्चन, लगभग 2000 पीवाई की क्वेश्चन भी हैं। आपका हिंदी जो आपकी है वहीं से आपकी कवर हो जाएगी पूरी तरीके से। तो जो लोग यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो अपना ऐप में जाकर, देव जीके ट्रिक ऐप में जाकर अपना जुड़ सकते हो। 99 रुपये में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है वो किस में होता है? तो आप कहेंगे ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में होता है। किस में होता है? इस्पात में होता है। यानी ध्वनि की जो चाल होती है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसमें होकर वो गमन करती है। तो इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे सर गैसों में ध्वनि होती है सबसे अत्यंत धीमी होती है, द्रव में तीव्र होती है, उससे सबसे ज़्यादा जो आपकी होगी ठोस में होगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था? तो आइंस्टीन ने क्या किया था? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत को दिया था। प्रकाश विद्युत के सिद्धांत को दिया था। यानी देखा जाए तो आपके 1879 में जर्मनी के ये अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था, नियम का आविष्कार किया था। और इनको 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब? तो आपके 1921 में दिया गया था, याद रखना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? यहाँ पर देखा जाए अर्धचालक की बात कर रहा है, तो अर्धचालक में देखा जाए तो आपका जो सिलिकॉन है ना, क्या है यहाँ पर सिलिकॉन। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इनको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये होते हैं क्या? अर्धचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो क्या होता है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो आपका होगा, इनमें से जो आपका दिया है आंवला है। यानी आंवले का सेवन करने से विटामिन सी आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में आपकी होगी, ठीक है ना। दांतों में जो समस्या होती है, बाल भी जो आपके सिल्की नहीं होते हैं, है ना, या आपके चेहरे पे ग्लो नहीं होता है, इन सब का कारण कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होना होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यानी कोई संसद बिना अनुमति के अगर 60 दिन तक संसद में नहीं रहता है, यानी सदन में नहीं रहता है, तो याद रखना है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका 60 दिन, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है, कह रहे समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सर जी ये जो आपका संबंधित है भारतीय दंड संहिता की जो धारा आपकी दिया गया है 377 में आपका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि इनमें से आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के लगभग 11 अधिवेशन हुए थे और 11वां अधिवेशन अंतिम दिन आपका था 26 नवंबर 1949, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 दिया है, लेकिन इसमें क्या हुआ था? 11वां अधिवेशन के अतिरिक्त सभा का एक पुनः फिर से आपका किया गया था समावेशन। यानी इसके बाद एक अधिवेशन जो आपका हुआ था एक दिन के लिए आपका फिर बनाया गया। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं अधिवेशन 12 मिलते हैं, कहीं पर आपके 11 मिलते हैं। तो ये अधिवेशन जो आपका लास्ट अधिवेशन वैसे आपका 11वां था, लेकिन इसमें क्या हुआ? संविधान का पुनः एक बार फिर से समावेशन किया गया, जिसको हम लोग एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए हम समावेशन कह सकते हैं 12वां वाला, और वो था 24 जनवरी 1950। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 24 जनवरी 1950, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। इस दिन क्या हुआ था? सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कराए गए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर आपको देना है।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर जो आपका दिया है भंग नहीं कर सकते हैं पर समाप्त कर सकते हैं, यानी जो आपकी विधान परिषद है, और विधान परिषद आपके भारत में 6 राज्यों में ही आपकी है, मात्र 6 राज्यों में आपकी है। याद रखना है कि विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं लेकिन समाप्त जरूर कर सकते हैं, याद रखना है। तो आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका आंसर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, यानी लोकसभा में अगर केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधियों को लाया जाए तो कितने प्रतिनिधि आपके हो सकते हैं, वो भी आपके अधिकतम आपका होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 20 आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर 20 हो सकता है। यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, आपका अनुच्छेद नंबर आपका 81 है। तो 81 में लोकसभा की जो संरचना है उसका प्रावधान किया गया है। यानी लोकसभा कैसे बनती है, तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 552 है। हालांकि देखा जाए तो अभी आपका जो एंग्लो इंडियन था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो 530 आपके राज्यों से आपकी हो गई। 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन, उनको आपको हटा ही दीजिएगा, है ना, उसको आप हटा ही दीजिएगा, क्योंकि 2009 के तहत 2019 के तहत 334 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, है ना, उनको व्यवस्था जो समाप्त कर दी गई है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या अब आपको 585 बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया सर, बी नंबर इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था, यानी ये जो आपका HDI है। तो दोस्तों याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ये वर्ष है आपका 1990, है ना, एक वार्षिक आधार वर्ष माना गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 17 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, UNDP के द्वारा। किसके द्वारा सर, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 से ये आपका प्रकाशित किया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, जो कि बात क्लियर हो चुकी होगी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको नरेगा कहते हैं, नरेगा को मनरेगा भी कहते हैं। यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत जो आपकी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिला था 2 फरवरी 2006 को किया गया था। 200 चुनिंदा जिलों में आपको चुना गया था, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए स्वीकृति जो दी गई थी 2005 को दी गई थी, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति 2005 में दी गई थी। 2009 में क्या हुआ, यहाँ पर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के नाम पर कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका दिया गया है वो आपका मनरेगा हो जाएगा। समय समय पर इसका नाम चेंज हुआ है ना, इसलिए आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सर आपको 19 नंबर दिया गया है, और 19 की अगर हम बात करते हैं तो देखो भारत में नगरीय क्षेत्रों की बात हो रही है, यानी शहर क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति को गठन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो किया था SR हासिम ने किया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका हो जाएगा कौन, डी नंबर है, हासिम समिति के द्वारा यहाँ पर किया गया था, अपनी रिपोर्ट 2012 में प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे लोगों की जांच की गई, यानी आधार यहाँ पर किया गया जो आवासीय कमजोर हैं या सामाजिक कमजोर आपके हैं, पेंशन जनक कमजोरी है, ऐसे लोगों को यहाँ पर चुना गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ABC इंडेक्स ये क्या है, अचीवमेंट ऑफ बेजीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, यानी ये सूचकांक है जो बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतों पर आधारित होता है। ये 4 संकेत होते हैं आपकी पोषण, शिक्षा, टीकाकरण और उत्तरजीविता, ये आपके 4 काम होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इस इंडेक्स में जो आपका संबंधित है वो आपका स्वास्थ्य इसमें से राइट हो जाएगा। यानी ABC इंडेक्स किससे संबंधित है, तो आपके मुख्य रूप से आपका स्वास्थ्य यहाँ पर देना है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी शिक्षा भी इसमें है, लेकिन जब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो फिर आपको स्वास्थ्य ज़्यादा सबसे पहला काम होता है, स्वास्थ्य होता है बाल स्वास्थ्य से संबंधित। यानी यहाँ पर हमने कहा सर बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 चीज़ें हैं, तो पहला पॉइंट है कि जो सूचकांक है वो बाल स्वास्थ्य से है, और बाल स्वास्थ्य आपके 4 चीज़ों से हो सकता है, आपके पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा और टीकाकरण से। तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में उपयुक्त अधन्य शब्द जो संदर्भित है वो आपको किसके किया गया है, यानी अधन्य मतलब कहा गया है, किसको कहा गया है। तो सर ये अधन्य शब्द आपको बोला गया है गाय के लिए, यानी ना मारने वाले पशु को बोला गया है।
आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो गाय के लिए अदन्य न मारने योग्य शब्द मिलता है और गाय की जो आर्थिक महत्ता है वो आपको दर्शाता है। गाय ही विनिमय का माध्यम बनती थी। आज से बहुत पहले यहाँ पर देखा जाए ऋग्वेद के समय में जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वही सबसे बड़ा रईस समझा जाता था, है ना, सबसे ज़्यादा रईस समझा जाता था। तो याद रखिए गाय जो आपकी हैं सबसे बड़ा बहुमूल्य था, विनिमय के लिए यही होता था। शादियों में लोग गाय ही क्या करते थे, विनिमय कर देते थे, यानी दहेज में भी दे देते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत बोधिसत्व का अंकन मिलता है ना, गुफा में जो 11 सिरों में। यानी क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में आज जो एक आपका निकाय है, कुल मिला के देखा जाए तो एक द्वीप है आपकी कन्हेरी गुफा, महाराष्ट्र में स्थित है। कान्हेरी एक पहाड़ी है। यहाँ पर देखा जाए तो गुफा संख्या 90 में गुफाओं का निर्माण हुआ था। कन्हेरी की गुफा 11वीं शताब्दी के इस्तेमाल में। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है 22 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कन्हेरी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यानी किस शैलकृत बोधित का अंकन गुफा में 11 सिरों के में मिलता है, तो ये कन्हेरी में मिलता है। क्वेश्चन आपका दिया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित आपका था। तो मत्स्य महाजनपद जो आपके स्थित था, याद रखना है ये कहाँ पर स्थित था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 23 नंबर में वो राइट आंसर है। इनमें से क्या हो जाएगा, मत्स्य महाजनपद जो आपका रहा है वो आपका कहाँ पर रहा था। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पर जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, है ना, कहाँ थी, विराटनगर थी। और विराटनगर की बात करते हैं तो वर्तमान में स्थिति आपके राजस्थान के आसपास पड़ती है। तो हम कहेंगे 16 महाजनपदों की सूची में मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान में स्थित था, है ना, जो कि महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराट थी। दोस्तों याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक इनमें से कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है और जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो इनमें से था वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये हुसैन शाह था। कौन है, जौनपुर शहर की अगर बात करते हैं स्थापना किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर जौनपुर जो आपका है इसका अंतिम शासक जो आपका रहा है लगभग 85 वर्षों तक शासन आपका चला था। और इसमें से जौनपुर में जो स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है हुसैन शाह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, यानी 25 की अगर बात कर लेते हैं तो हेक्टर मुनरो ने यहाँ पर बक्सर युद्ध का नेतृत्व किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध का नेतृत्व किया था, लॉर्ड वेलेजी ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दिया गया है। तो आपको बताना है जो प्रथम तो आपका है नहीं है, तृतीय आपसे दिया गया है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका हुआ था इस समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हेस्टिंग था, याद रखना है, हेस्टिंग आपका था, याद रखना है, इस समय हेस्टिंग आपका था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर याद रखना है 1905 में। कब, 1905 में देखा जाए पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना किया था, है ना। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से आपके कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अमजद खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, है ना, ये आपके लोग शामिल रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है 27 नंबर में वो आपका आंसर पहला यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना इसमें आपके थे नहीं, कलाम आपके थे नहीं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम इनमें से क्या था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 28 नंबर दिया है और 28 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्वराज पार्टी हो जाएगा। स्वराज पार्टी जिसको ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो CR दास इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो पैथिक लॉरेंस ने किया था, यानी सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो आपकी अध्यक्षता है ना, यहाँ पर लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा किया कि जो मंत्रिमंडल का जो शिष्ट है जिसमें स्वयं वह स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका नेतृत्व किया था पैथिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है
विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कब? तो 11 जुलाई को मनाते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी है सर्वाधिक है वो आपके कौन से राज्य में है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टॉप 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है। साथ में हमने बताया है कि आप लोग अगर LT ग्रेड हिंदी से आप लोग हैं, क्योंकि जीके तो कॉमन है, यही जीके सब में आएगी, है ना। चाहे आप मैथ से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से हो, किससे भी हो, तो जीके तो आपको यही आनी है। बाकी यहाँ पर देखा जाए जो आपकी हिंदी की तैयारी कराते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी आपकी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर LT ग्रेड की हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, है ना। और 99 रुपये में इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, जो कि आप दे सकते हैं। आपको 30 जीवन परिचय भी आपके होंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करा गई है, 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी, क्लास नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, 2000 PY की क्वेश्चन भी आपके हैं, 3D नोट्स आपके, प्रमुख हाईलाइट आपके हैं, है ना, और प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी आपके हैं, और आदिकाल से लेके आधुनिक काल, और साथ में आपका गद्य साहित्य का इतिहास है। ये क्रम से आपकी जो क्लासें भी होती हैं और क्लास नोट्स भी अपलोड कर दिए जाते हैं क्लास नोट्स वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़कर और भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।